So hi everyone, I welcome you all to PW's channel of IIT GEM and CSIR Net. My name is Megha Agrawal and today I'll be discussing with you people what are the important topics of electrochemistry जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या क्या पोर्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से वहाँ से अक्सर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, और एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है. इन जो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. इवन ये PYQs आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और इनको इस तरीके से अप्रोच करना होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो बात सुनो, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना एक्चुअली क्वेश्चन बनता कहाँ से है. ठीक है, तो मैं इसे यहीं से स्टार्ट करती हूँ. एक बार के लिए हम एक ग्लिम्स देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपके टॉपिक्स होते हैं हम उनको फर्दर ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वैसे तो जनरली 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड होता है. ठीक है, जैसे आप कॉमनली जो आप लोग करते हो इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो. फर्स्ट जो आपका सेल्स वाला पोर्शन बनता है जिसमें अपन 2 कैटेगरीज बनाते हैं, दैट इज गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. राइट, तो इसे हम 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज सेल्स में गैल्वेनिक सेल जो आपका बिल्कुल बेसिक पोर्शन है. राइट, इसे मैं ले सकती हूँ गैल्वेनिक सेल और यहाँ मैं ले सकती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो मेरा वे है, जैसे मैं इसको डिवाइड करती हूँ, जैसे मैं इसको डिवीजन लेके चलती हूँ वो इस तरीके से है कि फर्स्टली आई डिवाइड दिस सेल, आई डिवाइड दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 2 पोर्शन. द फर्स्ट पोर्शन इज इंक्लूडिंग द सेल पोर्शन दैट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकेंड पोर्शन इज इंक्लूडिंग द कंडक्टेंस. ठीक है, जो पूरा सेकेंड पार्ट है वो कंडक्टेंस और बाकी बचे सारे मिसलिनियस टॉपिक्स को वो पूरा कंपोज करता है, कंडक्ट करता है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पोर्शन तो मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि सेल्स में रहेगा और सेकेंड पोर्शन में जो मैं बात करती हूँ वो पर्टिकुलर बात करती हूँ कंडक्टेंस और उससे जुड़ते हुए सारे मिसलिनियस टॉपिक्स से. राइट, चलो बात सुनना. जो आपका क्वेश्चन बनता है गैल्वेनिक को अगर कोई पढ़ रहा है डिटेल में, तो गैल्वेनिक में आपने देखा होगा फर्स्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनता है वो टॉपिक आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन से आप देखोगे आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे PYQ में. ठीक है, एक और जो मैं आगे बढ़ती हूँ, जब हम गैल्वेनिक सेल को देखते हैं एक्चुअली तो हमको ये बात समझ में आती है कि वहाँ सेल्स की बात होती है. जैसे गैल्वेनिक सेल बात करूँ तो वो आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही होती हैं और आपकी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस केमिकल एनर्जी को गैल्वेनिक सेल से कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स की बात आई तो यहाँ पे हाफ सेल्स की बात आती है कि एनोडिक हाफ एंड कैथोडिक हाफ ऐसे करके. तो हम इसमें फर्दर टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगी तो फर्दर बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन टुडे आई एम डिस्कसिंग द पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो मैंने बोला नर्स्ट इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैल्वेनिक सेल जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ठीक है, एक जो बात होती है वो होती है हाफ सेल रिएक्शन. जो आपकी हाफ सेल रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब उसमें सेल रिएक्शन देखते हैं तो हाफ सेल रिएक्शन आती है. राइट, उस हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो ये भी एक वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है यहाँ से, जहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. ठीक है, इस कैलकुलेशन पे. तो जो मैंने सेकेंड पॉइंट रखा है वो रखा है हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. जो हाफ सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए. आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैंने आज एक क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है. ठीक है, जिससे आपको अप्रोच समझ आएगी कि हाउ टू डू दैट क्वेश्चंस. ठीक है, हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, और देखो इसमें अगर बात करती हूँ आगे बढ़ के तो इसमें फर्दर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, जो एप्लीकेशन रहती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की. ठीक है, वहाँ से एक कंसेप्ट बनता है ऑक्सीडाइजिंग. ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कह लो. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कह लो. नहीं तो यहाँ से जो सेकंड कैटेगरी है इसी टाइप में वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स करके, कि रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लगा दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में लगा दो, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, और अगर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ तो इसमें आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट और ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से आपका न्यूमेरिकल फ्रेम होता है. राइट, तो मैंने बोला टेम्परेचर
कोफिशिएंट आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आपको यू विल बी नोइंग दैट कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। चलो, ये तो पॉइंट्स थे किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, कि या इस फर्स्ट हाफ के लिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम किन दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो आप पढ़ते हो वो फर्दर 2 कैटेगरीज में पढ़ते हो। इसको मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, सब डिविजन्स कर सकती हूँ इसके, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ कि एक पोर्शन तो आपका बनता है क्वालिटेटिव, एक बनता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ से इसके फर्दर डिवीजन जो होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव और सेकंड डिवीजन जाता है क्वांटिटेटिव में, ठीक है। किस में जाता है, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। क्वालिटेटिव से एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं बनता। क्वालिटेटिव से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपके पास में आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रेजेंट है जहाँ पे जो आयंस हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, दे कैन गो फर्दर ऑन द इलेक्ट्रॉड्स कि वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होके आपके क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉड्स पे जाके। यही पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें आयंस प्रेजेंट है, वो आयन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड्स पे जाके क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव आयन है आपका तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो मैं बोलूँगी वो एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। मैंने लिया दूसरा पॉजिटिव आयन है तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और आपके रिडक्शन शो करेगा, दैट इज कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जब बात आती है कि मैम बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, 2 ही आयंस नहीं है, चॉइस है, तो जब चॉइस है तो यहाँ पे बात होती है क्वालिटी की कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जब आपके पास में ऑप्शंस आ गए कि मैम 4 आयंस प्रेजेंट है, इनमें से कौन सा आयन जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो आपके प्रोडक्ट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं कि ये गया तो अलग प्रोडक्ट है। जैसे H प्लस Na+, आपके पास 2 ऑप्शंस है, H प्लस गया तो H2 गैस बन जाएगी, Na प्लस गया तो आपका Na जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे करके 2 चॉइसेस आ गई ना, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये जो चीज़ होती है ये क्वालिटी होती है कि प्रोडक्ट का टाइप क्या है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस विच यू स्टडी इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इससे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता। दूसरी चीज़ समझो, लेकिन हाँ ये चीज़ आपको हेल्प करती है क्वालिटेटिव में। जब आप क्वांटिटेटिव में जब आप क्वांटिटेटिव को पढ़ते हो तो यहाँ पे फेराडेज लॉ पढ़ते हो, राइट। फेराडेज लॉ से आपको ये आइडिया लगता है कि मैम कोई आयन अगर डिपॉजिट हो रहा है ना तो उसके कितने मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, मैम करंट कितना चल रहा है, टाइम कितना चल रहा है, इन सभी चीज़ों के आंसर निकल के आते हैं आपके क्वांटिटेटिव से, राइट। तो जो न्यूमेरिकल बनता है सेकेंड, जो इस पोर्शन से इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आता है आपके क्वांटिटेटिव अप्रोच से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है जहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे हैं सारे ये पॉइंट्स जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे, राइट। इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना होता। और सुनना, कंडक्टेंस की बात करूँ तो कंडक्टेंस में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस में ही इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे कंडक्टेंस में शुरुआत में ही अगर बात करती हूँ तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करके जाएगा, राइट। इस कंडक्टेंस को मैं एक काम करती हूँ, सेकंड पे लेती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पे लेती हूँ, और इस सेकंड हाफ में आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट इंक्लूड्स इन दिस। तो सुनना बात, यहाँ अगर मैं सेकंड पोर्शन में बोलती हूँ कंडक्टेंस, ठीक है, क्या बोलती हूँ, कंडक्टेंस, तो मैं बात कर रही हूँ कंडक्टेंस से क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है। सुनो ध्यान से, कंडक्टेंस में फर्स्टली आप बोल सकते हो कि मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात होती है जहाँ से न्यूमेरिकल निकलता है, राइट, जहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, दैट इज लैम्डा मोलर या फिर स्लैश लैम्डा EQ, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैम कहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे बेस्ड जो फॉर्मूला बनता है ना वो लैम्डा मोलर या लैम्डा EQ की कैलकुलेशन पे बेस्ड बनता है, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है। देखना यहाँ जनरल फॉर्मूला आप लिखते हो लैम्डा m इक्वल्स टू K/m, right, this is a very general formula without using any of the unit। मैंने कोई यूनिट नहीं यूज करी, जनरल लिख दिया एकदम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स लाइक K, अगर आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है अगर वो साइमन मीटर में है तो साइमन मीटर पुट करोगे। मोलैरिटी जो नीचे गिवन है M, वो आपकी यूनिट डिपेंड करती है। सपोज करो मोल पर लीटर में आपको गिवन है तो मोल पर लीटर लिख दोगे एज इट इज। मतलब कहना ये चाहती हूँ कि जनरल फॉर्मूला लिखा है, मैं यूनिट्स पे स्पेसिफिक होके मैंने यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी, ठीक है।
अगर मैं यूनिट में स्पेसिफिक होकर लिखना चाहूँगी तो देखो इसे मैं फर्दर कैसे डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मैं करती हूँ उसमें मैं यूनिट को अगर इंक्लूड करती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। सुनना देखो कैसे, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लैम्डा मोलर को अगर मैं लिखती हूँ यहाँ से 1000 इंटू में k अपॉन में m, सो विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकती हूँ, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये जो निकल के आ रहा है आपका लैम्डा मोलर, आई कैन श्योरली से वन थिंग कि ये निकल के आएगा आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, राइट, ये निकल के आएगा। एक और बात यहाँ से आती है, जब हम कंडक्टेंस में आगे बढ़ते हैं बात आती है सॉल्युबिलिटी और इन सब की, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी की बात होती है वो भी इसी फॉर्मूले से निकलता है, वो भी इसी फॉर्मूले से आता है। और वहाँ पे ना एक बात देखना समझना, अभी जब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बोलते हो ना आगे जाके फर्दर, तो पता है कैसे बोलते हो आप, इस मोलैरिटी को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखते हो तो आप लिखते हो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू में k अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, राइट, इस तरीके से चीज़ लिखते हो। आपने पढ़ा है चैप्टर, आपको पता होगा, ठीक है। तो सुनना बात, यहाँ से सॉल्युबिलिटी आप इस तरीके से लिखते हो। अब एक बात सुनो, अगर यहाँ पे आपने 1000 इंक्लूड कर लिया, ठीक है, और आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो डेफिनेटली जो आपकी सॉल्युबिलिटी निकल के आ रही है वो किस में निकल के आ रही है, मोल पर लीटर में निकल के आ रही है। ये एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये जब मैंने क्वेश्चंस करवाए भी हैं आप लोगों को, ठीक है, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी दी थी कि यहाँ पे जनरली हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जो यूनिट से फ्री है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज फ्री फ्रॉम यूनिट, आप कोई सी भी यूनिट पुट करो अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा मोलर का, ठीक है ये चीज़। बट व्हेन यू आर स्पेसिफिकली राइटिंग 1000 इंक्लूडिंग इन दिस फॉर्मूला, तो जो आपका सॉल्युबिलिटी निकल के आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ही नहीं, इवन मोलारिटी को इधर शिफ्ट कर दूं तो बोल सकती हूँ मोलारिटी के लिए ये चीज़ जो निकल के आ रही है वो किस में आ रही है, फिर मोल पर लीटर में आ रही है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। एक ये पॉइंट था। चलो, ये लैम्डा मोलर के लिए लिखा, लैम्डा EQ के लिए भी सेम बात बोल सकती हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये फिर अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन होता है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, या फिर ये साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ऐसे कर करके डिफरेंट यूनिट्स में क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। अगर ये लिख रही हूँ तो स्पेसिफिकली आई एम राइटिंग दिस लैम्डा मोलर इन द यूनिट ऑफ, यहाँ लिख रही हूँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैंने 1000 को ऊपर लगाया है, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा है, सो आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला इन दिस यूनिट, राइट। ये मैंने किस में लिखा है, इसमें लिखा है, राइट। दूसरी बात सुनना, नंबर 2 बात करती हूँ कि मैंने लिखा है लैम्डा मोलर इक्वल्स टू 1000 इंटू में k अपॉन में m। जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, सो विदाउट एनी डाउट आई कैन से वन थिंग कि जो लैम्डा मोलर मेरा आया है ना, एक्चुअली ये मेरा लैम्डा मोलर किस में आया है, आई कैन, सॉरी 1000 ऊपर ही लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ से 1000 हटाओ, इसे लिखो आप, यहाँ पे लिखो k अपॉन में 1000 इंटू में m, राइट। यहाँ से जो आपका लैम्डा मोलर निकल के आया है, आई कैन श्योरली से वन थिंग, ये निकल के आया है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, राइट। ये इसमें निकल के आया है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। एक और मैं बताती हूँ आपको, जो थर्ड आप लिखते हो लैम्डा मोलर इक्वल्स टू k अपॉन में नॉर्मल m, जो आप ऐसे लिख रहे हो तो जो लैम्डा मोलर निकल के आएगा वो जनरली मैं कह सकती हूँ वो आएगा साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, राइट, इस तरीके से। और ये तो जनरली लिख ही सकती हूँ, राइट, ये तो जनरली लिख ही सकती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक आपको 2 याद रखनी होती है, एक तो मीटर इनवर्स, वो सॉरी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाली, और एक ही वाली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाली, जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। बाकी कोई से भी यूनिट हो, मीटर में आ रहा है तो भी इसमें पुट करके लिख सकते हो, सेंटीमीटर में आ रहा है इसमें पुट करके लिख सकते हो, लेकिन फिर कन्वर्जन आपको खुद को करने पड़ेंगे। और जब ये यूज़ कर रहे हो तो फ्री रह सकते हो कि आंसर इसी में आ रहा है, जब ये यूज़ कर रहे हो तो फ्री रह सकते हो कि आंसर इसी में आ रहा है, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये तो एक पॉइंट था कंडक्टेंस का, और आगे बढ़ती हूँ, आगे सुनना। ये तो थी आपके मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात। इसमें बहुत सारी बातें और आती हैं, जैसे कोलराउश लॉ नाम आता है, और कोलराउश लॉ से बहुत खास क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ कोलराउश लॉ एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कंडक्टेंस में। इसके बाद में इसको फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है, लाइक इसको मैं आगे लेके जा सकती हूँ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस में। किस में लेके जा सकती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस में। जहाँ मैंने एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस बोल दिया तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, जहाँ से आपने देखा होगा न्यूमेरिकल
इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। हम वही बातें कर रहे हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ लिया है, ठीक है। पढ़ने के बाद में मैम कहाँ से क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो ध्यान, हम वो सारी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ कि एप्ली-कोलराउश लॉ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस में जाऊंगी तो इसमें फर्दर मैं इसको आयनिक प्रोडक्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। और देखो फर्स्टली मैं इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक इसका वो फैक्टर बनता है। सेकंड एक सॉल्युबिलिटी से बनता है जिसपे KSP और सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ये आ सकता है। इसके बाद इसको मैं फर्दर अगर डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे बात आती है, DOD शॉर्ट में लिखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आपकी बातें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसके बाद अगर आगे चलें तो कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आयनिक मोबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, न्यूमेरिकल पॉइंट, राइट। आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक स्ट्रेंथ, ये कुछ टॉपिक्स बनते हैं। फिर इनको कनेक्ट करते हुए ऐसे छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक्स और आपके होते हैं। अब देखो इन सब की बातें तो हो गई कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बात करती हूँ कुछ इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से कुछ टॉपिक्स को लेके बात करती हूँ कि क्वेश्चन अगर इनमें से आ रहा है तो आप उनको अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक क्वेश्चन लिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाफ सेल जो होता है, हाफ सेल की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, राइट। तो हाफ सेल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है कि हाउ यू विल बी अप्रोचिंग इफ सम क्वेश्चन हैज अराइव्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो उसको आप एक्चुअली अप्रोच करोगे कैसे। तो देखो यहाँ सुनना, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अक्सर जो हम लोगों से गलती होती है ना, वो ये होती है कि हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते फिजिकल केमिस्ट्री में कि कैसे उसको फर्स्टली अप्रोच कैसे करें। तो सुनो यार ध्यान से, यहाँ पे आपको बोला था कि E0 Fe2+, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो उसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला था आपसे कि E0 की वैल्यू है, हम कर क्या रहे हैं, हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की कैलकुलेशन देख रहे हैं किस तरीके से होती है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन लेके आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने लिया E0 Fe2+ से Fe जाने की जो वैल्यू है वो है माइनस का 0.44 वोल्ट। ये क्या है एक्चुअली, इसको लिखना पड़ेगा। एक बार गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन लिखा करो, कभी गलती नहीं होगी, राइट। दूसरा आपको दे रखा है E0 Fe3+ से Fe2+ जो है उसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है 0.77 वोल्ट, राइट। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है, बता दो भाई, E0 आपसे पूछा है Fe3+ से Fe जाने के लिए क्या आएगा, राइट। आपसे ये चीज़ पूछी है। तो देखना इसको अप्रोच कैसे करोगे आप, सुनना ध्यान से। पहले तो क्या किया करो ना आप, सबसे जो बेसिक इसका पार्ट है वो ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है ना, उस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से लिख लिया करो। जैसे मैंने गिवन पोर्शन लिख लिया, इसके बाद में मैं यहाँ से एक बार इनकी रिएक्शंस लिखूंगी। फर्स्ट ये बोल रहा है Fe2+ से जा रहा है Fe में, राइट। तो आपको इसके लिए एक बार रिएक्शन लिखनी चाहिए जो हाफ सेल रिएक्शन बन रही है। तो मैंने यहाँ से लिखा ये Fe2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये चला गया Fe में। दिस वुड बी द रिएक्शन श्योरली, राइट। यही होगी Fe2+ से Fe में जाने की रिएक्शन, ठीक है इतना। सेकंड देखो, Fe3+ जा रहा है Fe2+ में, राइट। इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ आप लिखोगे Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चला जाएगा Fe2+ में। कोई डाउट नहीं है, ठीक लगा इतना। अब सुनना, अब देखो आपसे पूछा थर्ड जो आपसे रिएक्शन पूछी है जिसके लिए उन्होंने E0 की वैल्यू पूछी है, वो भी हाफ सेल है, राइट। वो पता कैसे चलेगा मैम, तो इसको भी लिखते हैं। इसे हम लिखेंगे Fe3+ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे और ये चला गया Fe में। तो हमको ना विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रिएक्शंस इस थर्ड रिएक्शन के लिए क्या लेके आना है, E0 लेके आना है, ठीक है। E0 की कैलकुलेशन करनी है। देखो कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ ये इन 2 रिएक्शन से आएगा कैसे। मैम सिंपली ऐड कर दो, राइट। क्या करो आप, सिंपली इस तरीके से ऐड कर दो। तो अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगी, जैसे ही आप ऐसा करोगे यू विल गॉट टू नो कि ठीक है Fe2+ तो यहाँ से मैम कैंसिल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, Fe3+ है ही और ये Fe है, बिल्कुल सही जुड़ रहा है। इट मीन्स मैम इन दोनों रिएक्शंस को इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है। तो चलो रिएक्शंस तो आप ऐड कर दोगे, क्या आप इनके E0s को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ जो E0 है, यहाँ जो E0 है, इसको E01, इसको E02 बोल सकती हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको N1 बोल सकती हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको N2 बोल सकती हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात सुनना, जो आपका E0 सेल होता है एक्चुअली वो कैसा रहता है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। बल्क से बोले तो नंबर ऑफ मोल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 3 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, वो चेंज नहीं होता, राइट। तो मैंने बोला ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती, तो मुझे चाहिए कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकूं, ठीक है। तो वी नो दैट कि जब इसके लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेके पूरा फॉर्मूला ड्राइव होता है तो वो कुछ ऐसा निकल के आता
आता है कि जो फाइनल आपका ई नॉट है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो आपको फॉर्मूला चाहिए, यू कैन राइट दैट कि ई नॉट फाइनल, ये थर्ड वाले के लिए जो आपको चाहिए ना, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं N1 ई नॉट 1 प्लस में N2 ई नॉट 2, राइट, ई नॉट 2 अपॉन में N, यही लिखते हो, यही पूरा डेरिवेशन आता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो N1 कितने है भाई 2, तो आपने लिखा 2 इंटू ई नॉट 1 कितना है, ये वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ 0.44, राइट, प्लस विद N2 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट 1, ई नॉट 2 कितना है 0.77, राइट 0.77 अपॉन में N कितना है, टोटल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे पूरी, आप बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ये आ रहा है क्या ई नॉट फाइनल, ये क्या आ रहा है ई नॉट फाइनल बोले तो इस वाली रिएक्शन के लिए जो ई नॉट आ रहा है वो ई नॉट 3 बोल दो, ई नॉट फाइनल बोल दो, राइट। तो जब आप ये कैलकुलेट करके लेके आओगे अल्टीमेटली आप देखोगे ये है माइनस का 0.88, ये है प्लस का 0.77 और ये है अपॉन में 3। आफ्टर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल दिस इक्वेशन यू विल गॉट टू नो कि इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा सी, दैट इज, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये आ रहा है माइनस ऑफ 0.036 वोल्ट, कितना आ रहा है माइनस 0.036 वोल्ट, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ बताने की समझाने वाली बात क्या थी, ठीक है, अप्रोच कैसे करनी है। तो जब आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ देना तो सबसे पहले आप गिवन लिखा करो, जो गिवन लिखा है उसके लिए रिएक्शन लिखा करो, जो गिवन लिखा है उसके लिए रिएक्शन लिखा करो, जो पूछा है आपसे थर्ड हाफ सेल जो फाइनल जो पूछा है उसको भी लिखो एक बार और उसके लिए भी रिएक्शन लिखो, ठीक है। फिर ये देखो ये रिएक्शन आएगी कैसे, तो आपने देखा इन दोनों को ऐड करने से आएगी, इन दोनों को रिएक्शंस को ऐड कर दिया, बट वी कैन नॉट ऐड ई नॉट, क्यों, क्योंकि ई नॉट इंटेंसिव होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड नहीं होती। तो हाफ सेल्स के लिए कैलकुलेशन के लिए जो ई नॉट की कैलकुलेशन होती है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस तरीके से निकल के आता है, राइट। इसके डेरिवेशंस पे मैं नहीं जाऊंगी फिलहाल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इस तरीके से देखने को मिलता है इसका, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसे आप यूज़ करते हो किसके लिए, फाइनल ई नॉट की कैलकुलेशन के लिए फॉर दी हाफ सेल रिएक्शन, राइट। तो आपने पूरी वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया, कर लोगे इस तरीके से। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने बात बोली थी आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे काफ़ी बार अलग अलग तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैंने उठाया है, जो अक्सर आप अगर कर रहे होंगे क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, ठीक है, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज कि हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रोच करने में कैसी आपको समस्याएं आती हैं भाई, सुनना ध्यान से। तो देखो बोल रहे हैं फॉर अ सेल रिएक्शन ई एट 25 डिग्री सेल्सियस, पहली बात, सबसे पहली बात कि जो टेम्परेचर आपका कोफिशिएंट है एक्चुअली उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप लिखते हो डेल एस जो होता है वो होता है NF टाउ, ये लिखते हो, और ये टाउ जो होता है एक्चुअली यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसे हम लिखते हैं डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसे ही बोलते हो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट क्या लेते हो, वोल्ट पर केल्विन, बिल्कुल ठीक है। चलो तो ये मैंने लिखा एक जनरल सा फॉर्मूला, ये मैंने लिखा एक फॉर्मूला जो आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए बनता है। अब बात सुना, यहाँ से आपको बोल रखा है, देखो टाउ आपने लिखा है डेल ई बाई डेल टी, मतलब वेरिएशन हो रहा है ई सेल का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रहा होगा ना, तो सुनना बात, बोल रहे हैं फॉर द सेल रिएक्शन ई एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको दो पे वैल्यूज दे रखी हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो जो ई आपको 25 दे रखा है उसको ऐसे लिख रही हूँ कि ई 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 1.26 वोल्ट, आपने लिखा 1.26 वोल्ट, ठीक है। एन जो है नंबर ऑफ, ये एन जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, ये आपको दे रखा है कि 2 होंगे, ठीक है। एंड डेल एस जो है, तो यहाँ लिखो जो गिवन में जो डेल एस है वो आपको गिवन है माइनस ऑफ 96.5, कितना है यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ लिखना जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, ये दे रखा है। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट ई एट 85 डिग्री सेल्सियस, आपसे पूछा है जो ई है ना, ई वो 85 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा ये बताना है, राइट, ये चीज बतानी है। बाय अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करना है कि डेल ई टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कुछ भी क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं दिया होता कि एग्जामिनर को अच्छा लग रहा था और उसने कोई लाइन लिख दी, नो, ठीक है। अगर ये चीज लिखी है कि डेल एस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो येस इट हैज अ डेफिनेट मीनिंग, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू, कि इसका सच में कोई मतलब होगा तभी दिया है, ठीक है। तो देखना समझना इसका क्या मतलब है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो सुनो, मैंने लिखा डेल एस का फॉर्मूला, हम तो यही जानते हैं कि NF टाउ होता है, राइट, यहाँ से लिख रही हूँ NF और टाउ को एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। ये क्या चल रहा है, ये डेल एस चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब सुनना, यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ डेल एस अपॉन में NF, और ये इक्वल चल रहा है आपके किसके, डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P के, राइट। अब सुनो एक बात सुनना,
यहाँ पे मुझे इस E का वेरिएशन चाहिए, तो T तो फालतू में है, T को मैं उस साइड शिफ्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने लिखा डेल एस अपॉन में NF इनटू में DT, राइट, और यहाँ से ये हो गया DE, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको लिख सकती हूँ DE, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं। अब सुनना, डेल एस की वैल्यू आपको गिवन ही है, डेल एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है माइनस का 96.5, राइट, ये दे रखी है। अपॉन में एन की वैल्यू 2 दे रखी है, एफ की वैल्यू आपको 96500 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम टेम्परेचर को देख लेते हैं एक बार। तो टेम्परेचर आप यहाँ पे आए, आपने बोला एक तो बात हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो कन्वर्ट कर लो केल्विन में, 298 केल्विन। एक बात हो रही है 85 डिग्री सेल्सियस पे, इसको भी कन्वर्ट कर लो केल्विन में, कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है आपका 358 केल्विन, राइट, ये कितना आ रहा है 358 केल्विन। तो एक बार दोनों टेम्परेचर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो यहीं लिख देती हूँ कि जो आपका T1 है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअली वो कितना है 298 केल्विन है, ठीक है। जो आपका T2 है वो आपका 85 डिग्री सेल्सियस है और वो कितना है 358 केल्विन, राइट। चलो आगे देखना। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगी और बोलूंगी डेल टी मतलब डिफरेंस, तो मैं क्या बोलूंगी T85 माइनस, अच्छा रुको, इससे भी पहले एक बात समझना, ये चीज़ आप लिख कैसे पाए, ठीक है, ये चीज़, ये डिफरेंस आप लिख कैसे पाओगे, अब T2 माइनस T1 एक्चुअली कर कब पाओगे, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ डेल टी को आप लिख दो T2 माइनस T1, वो चीज़ कब होगी, जब इस पर लिमिट्स लगेंगी, राइट। तो हमको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो करना चाहिए इस पर लिमिट्स लगाने का, क्या करने का, इस पर लिमिट्स लगाने का, राइट। अब सुनना, अगर इस पर लिमिट्स लगाऊंगी तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो मैं लिखूंगी यहाँ से कि ये जा रहा है T1 से T2 तक, राइट, इस पे लिखूंगी ये जा रहा है E1 से E2 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, जहां एक क्वेश्चन में लाइन बोल दी गई थी वो ये था कि डेल एस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मैंने कहा था ये ऐसे ही नहीं लिखा। सुनो बात, डेल एस अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जब आप इंटीग्रेशन के अंदर डेल एस अपॉन NF लिख रहे हो, NF इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो बाहर आ गया, लेकिन जो डेल एस आप ब्रैकेट के इसके इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। आप देख रहे हो वेरिएशन, देखो सुनो यहाँ, आप देख रहे हो T1 से T2 तक जा रहा है जब आप वेरिएशन देख रहे हो, लेकिन उसने बोल दिया कि डेल एस जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स कि उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो, समझ आ रहा है। अगर वो डिपेंडेंट होता तो उसका भी इंटीग्रेशन होता, बट नाउ हेयर इट इज इंडिपेंडेंट, इट मीन्स उसको बाहर लिख दो। तो यहाँ से मैंने लिखा डेल एस अपॉन में NF, राइट, और ब्रैकेट में कौन चल रहा है, T1 से T2 चल रहा है और ये DT चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये क्या चल रहा है, ब्रैकेट में E1 से E2 चल रहा है और ये आपका डेल E चल रहा है, कोई समस्या नहीं। अब बात सुनना, यहाँ से इसको लिख सकते हैं डेल एस अपॉन में NF और इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है, इंटीग्रेशन करके T आएगा, लिमिट लगाऊंगी T2 माइनस T1 हो जाएगा, सही है। यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ E लिखूंगी और E के बाद मैं लिखूंगी E2 माइनस E1, राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद। चलो आगे सुनना, यहाँ से मैं इसके 2 हाफ्स क्रिएट कर सकती हूँ इस तरीके से, राइट, मैं यहाँ पे 2 हाफ्स क्रिएट कर सकती हूँ। अब बात सुनो इसके बाद, देखना, देखो इसके बाद में जो डेल एस है, डेल एस की वैल्यू मुझे पता है कितनी गिवन है, तो डेल एस की वैल्यू मुझे गिवन है माइनस ऑफ 96.5, राइट, ये गिवन है, माइनस 96.5 दे रखी है आपको, राइट। यहाँ से जो n है उसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है और जो f है उसकी वैल्यू 96500 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे T2 आपका 358 था, माइनस T1 आपका कितना था, 298 था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, और इक्वल्स टू ये चल रहा है E2 माइनस E1, क्या चल रहा है, E2 माइनस E1 चल रहा है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ जाएगा माइनस का 96.5 अपॉन में 2 इंटू में 96500, राइट, और इंटू में ये 60 बन रहा होगा, इक्वल्स टू में E2 क्या है, 85 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका E है, राइट, तो मैंने लिखा वही तो कैलकुलेट करना है, तो E2 है, माइनस E1 कितना है, जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे है, जरा आओ यहाँ देखो, E1 25 डिग्री सेल्सियस वाला कितना है, 1.26, राइट, तो मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पे आके कि ये मुझे गिवन है 1.26, राइट। इसे पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से ये जितना भी आ रहा होगा नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, राइट, ये वैल्यू आ रही होगी आपकी 0.03 सम वॉट, और यहाँ से इसको प्लस करके 1.26 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू E2, राइट, यही चीज़ चल रही है, इसे इस तरीके से लिखो, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ से कि E2 इज इक्वल्स टू 1.23 वोल्ट, राइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर बन रहा होगा, जिससे अगर आप मैच करोगे ऑप्शन से तो आपको करेक्ट आंसर दिखेगा, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन,
राइट, सेकंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपने देखा कैसे अप्रोच करना होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखो, अब बात समझो, ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर हमने क्वेश्चन देखा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगा। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी पे भी इंक्लूडेड है, ये आपका जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको भी इंक्लूड करता है। ठीक है, जो आपके इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होते हैं ये उनको भी इंक्लूड करता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारी चीज़ों को मिसलीनियस करके, मतलब काफ़ी सारी टॉपिक्स का मिसलीनियस एक क्वेश्चन बनता है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से खुद से देखो, ठीक है, रीड करो, वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ सॉल्व करो। ठीक है, फॉर्मेट तो यही होना चाहिए कि आप एक बार उसको खुद से ट्राई कर रहे हो। ये सॉर्ट ऑफ रिविजन है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ के ये चीज़ देख ली होगी कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। पढ़ाते टाइम पूरा आपको बताया है कि इन टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, राइट। अब वो उन चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं कि अप्लाई करके उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, चलो भाई, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। एट 25 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, ध्यान से पढ़ना, इज दिस। ठीक है, एंड दैट ऑफ वाटर इन विच द सोल्यूशन वाज मेड इज दिस। ठीक है, क्या चीज़ें बोली हैं आपसे ये बोला है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपसे ये बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही है, किसकी, AgCl की। तो एक बात बताना, जब आपने AgCl का सोल्यूशन बनाया होगा तो वो कुछ ऐसा बना होगा कि AgCl की जो कंडक्टिविटी होती है, AgCl के पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, पहली बात, सबसे पहली बात कि सोल्यूशन बना किससे है, तो मैम AgCl और वाटर से बना है। क्लियर है ये चीज़। और जो कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इनडायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, बट मैंने सिखाया था कि इनडायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मैंने बोला K सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू K ऑफ AgCl, राइट, और प्लस में K ऑफ H2O, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट मींस उसने सोल्यूशन की बात की है, उसने आपसे इसकी बात की है कि जो सोल्यूशन का K है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.68, यहाँ लिख सकते हो कि 2.68 इंटू 10⁻⁴ है, राइट। आगे बोल रहे हैं एंड दैट ऑफ वाटर इन विच द सोल्यूशन वाज मेड इज दिस। मतलब AgCl का नहीं दिया आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नो, आपको दिया वाटर का। तो बोल रहे जो वाटर है ना जिसमें सोल्यूशन बना है, उसका कंडक्टेंस है आपके पास में 0.86 इंटू 10⁻⁴, इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3, अलग अलग सॉल्ट आ गए मैम, HNO3 एंड HCl आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, तीनों दे दिए आपको। आगे बढ़ रहे, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक बात बता दो भाई, जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है हम जानते हैं क्या होता है, बताओ। और एक और बात कि उसने यूनिट्स देख लो क्या दी हैं, तो जो यूनिट्स चल रही है वो चल रही है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये चलेगा K अपॉन में 1000 और इनटू में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, राइट। आपको पता है ये चीज़ मैंने सिखा रखी है कि जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, जो आप इस तरीके से लिखोगे तो जो आपके पास में ये S निकल के आएगा, ये किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, नो डाउट, राइट। ये किस में निकल के आएगा, ये मोल्स पर लीटर में आएगा, हमको सोचने की भी नीड नहीं होगी यहाँ। ठीक है, ये चीज़ इतनी ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप जानते हो। अब बताओ इसमें नीड क्या है। तो मैम ये जो सॉल्युबिलिटी है ये AgCl की निकल के आ रही है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। सो सॉल्युबिलिटी AgCl की है, तो मैम K जो है K वो भी AgCl का होना चाहिए, जो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट है वो भी AgCl का होना चाहिए। सही है, बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी तो निकलेगी, कैलकुलेट होगी अपने आप। K के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो K AgCl का आपके पास नहीं है, सोल्यूशन का है, वाटर का है, तो मैम सोल्यूशन और वाटर को माइनस कर दो ना, तो K AgCl का आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि आप एक काम करो, आप यहाँ से K AgCl निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो K AgCl के लिए आपको चाहिए होगा K ऑफ सोल्यूशन और माइनस करोगे K ऑफ H2O। बिल्कुल ठीक है कि सोल्यूशन के K में से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में से H2O का माइनस कर दो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को लिखा और यहाँ से K AgCl निकालना चाहा तो मैं बोलूँगी K AgCl कैसे आएगा, सोल्यूशन का क्या है, तो आपने बोला 2.68 इंटू 10⁻⁴, इसको लिखा 2.68 और माइनस कर रही हूँ, कितना है ये 0.86, ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के कॉमनली लिख दिया 10⁻⁴। ठीक है, इसके पास भी था 10⁻⁴, तो मैंने बाहर करके कॉमन कर दिया, राइट। अब सिंपल काम रह गया कि इसको माइनस करके बताना कितना आ रहा है। ये आ रहा होगा
1.86 इंटू 10⁻⁻⁴ ये चीज़ आ रही होगी, इतना आ रहा है के ऑफ AgCl। यूनिट क्या चल रही है? तो यूनिट चल रही है, यहाँ पे नोटिस करो, साइमन पर मीटर, राइट। यूनिट क्या चल रही है? साइमन पर मीटर चल रही है। ये क्या आ गया? के AgCl आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से आपके पास में क्या चीज़ आ गई भाई? के AgCl आ गया, दैट इज 1.86 इंटू 10⁻⁴। मतलब कभी रखना होगा यहाँ पे तो मैं वो रख सकती हूँ अब, क्योंकि AgCl की वैल्यू मुझे मिल गई, के AgCl, राइट। अब मुझे चाहिए लैम्डा मोलर AgCl, वो नहीं है मेरे पास। तो एक बात बताओ, लैम्डा मोलर डायरेक्टली AgCl नहीं है, क्या क्या है, कैसे बन सकता है? क्योंकि कोलराउच लॉ से वी नो कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस, वो स्ट्रॉन्ग की हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट। तो एक आपको AgNO3 दे रखा है, एक आपको HNO3 दे रखा है, HCl दे रखा है। तो मुझे बताना एक बात कि जब मुझे चाहिए AgCl, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl, वो कैसे बनेगा? तो मैम एक काम करते हैं, हम लैम्डा मोलर AgNO3 लिखते हैं, प्लस करते हैं लैम्डा मोलर इन्फिनाइट HCl, और माइनस कर देते हैं इनमें से लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। बताओ किसको माइनस करना है? तो मैम इनमें से माइनस करना है HNO3 को। HNO3 को माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपके पास में AgCl बचेगा। बिल्कुल क्लियर है? चलो भाई, बात सुनना अब यहाँ से। क्या आपको इसकी वैल्यू दे रखी है लैम्डा मोलर AgNO3 की? तो आप यहाँ पे जाओगे, यस मैम गिवन है। कितनी गिवन है? तो देखोगे 133 गिवन है, इसको अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ। दूसरी आपको HCl की कितनी गिवन है? 426। तो मैंने लिखा 133, यहाँ लिखा 133 प्लस में 426 और माइनस में 421 है आई गेस, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 420 कहाँ गया? 422 है, राइट। 422 है HNO3 की, ठीक है। हमने लिखा 422 है। एक सेकेंड, यहाँ से मैंने लिखा ये 422 है, और इसमें कॉमनली बाहर लिख सकती हूँ 10⁻⁴। कोई दिक्कत नहीं ना? सबके साथ 10⁻⁴ था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कॉमन लिख दिया 10⁻⁴। इसको सिंप्लीफाइड करो और जो भी आंसर आ रहा है इंटू 10⁻⁴ में आ रहा है ये, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या चल रही है? तो यूनिट जरा क्वेश्चन से नोटिस करना, यूनिट चल रही है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जो यूनिट चल रही है वो चल रही है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। इतना ठीक है। तो ये आ रहा होगा आपके पास में 138 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो ये आपको मिल गया क्या? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl, ये मिल गया। अब आपके पास में ये भी है, सारी चीज़ें हैं। अब आपको सिंपली बस सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है। सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होता है? तो आपने अभी अभी लिखा K/1000, K/1000 और इनटू में आपने लिखा लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। बात सुनना ध्यान से, ये भी AgCl है, ये भी AgCl का है, राइट। ये भी किसका है? AgCl। और सॉल्युबिलिटी भी किसकी निकल के आ रही है? AgCl की ही निकल के आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपने K AgCl लिखा, बताओ K AgCl अभी अभी पीछे आपने निकाला है, कितना आ रहा है? तो आपने देखा K AgCl मैम 1.86 इंटू 10⁻⁴। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पुट करते हैं 1.86 इंटू 10⁻⁴, क्लियर। अपॉन क्या है? 1000 है, ठीक है। इनटू ये क्या है? ये अभी अभी निकाला है, दैट इज 138 इंटू 10⁻⁴। आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ आएगा। ये चीज़ कहाँ से आई? कोलराउच लॉ से आई, राइट। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट करती हैं भाई, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, राइट। अल्टीमेटली व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गॉट टू नो जो S आ रहा है, सॉल्युबिलिटी आ रहा है, वो किस में आ रहा है? मोल पर लीटर में आ रहा है। कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके देखना। दिस विल कम आउट टू बी 1.31 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या आएगा ये? समवॉट इतना आ जाएगा कि 1.31 इंटू 10⁻⁵, दैट इज ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और यूनिट का मैंने आपको बताया कि जब आप ले रहे हो K/1000 इंटू लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, इट मीन्स आपका डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी किस में निकल के आ रहा है? मोल्स पर लीटर में आ रहा है। सिमिलर गोज विद कि जब आप यूज कर रहे हो 1000 इंटू K अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, दैट मीन्स किस में निकल के आ रही है सॉल्युबिलिटी? मोल्स पर लीटर में आ रही है, राइट। अगर आपको इतना नहीं दिमाग लगा के चलना तो डायरेक्टली यू कैन यूज सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, और रेस्पेक्टिव आप यूनिट्स खुद पुट करते रहो, रेस्पेक्टिव आप कन्वर्जन्स खुद करते रहो। देखो, या तो डायरेक्टली यूज करो K अपॉन M, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने लिखा है ऐसे यूज करोगे। तो बस एक बात ध्यान ये रखनी कि सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में ही आएगी, फिर हमें नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके के ये कुछ क्वेश्चंस थे आज जो मुझे आप लोगों से डिस्कशन करना था, जिनका कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या तो इंपॉर्टेंटली पढ़ना होता है, कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, और कुछ एक छोटे हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये देखे जो हमको बहुत अच्छी एक डेप्थ देके गए कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में यूनिट कन्वर्जन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है सिंप्लीफाइड, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बताए कहाँ से बन सकते थे, और कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया। फर्दर मिलेंगे अपनी और ऐसी ही वीडियोस में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।